हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अंशुल एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार एसबी क्लासेस में स्वागत स्वागत करता हूं। मैंने आपसे बोला था कि मैं कल एक नई वीडियो के साथ आऊँगा और इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। वह सरप्राइज़ यह है कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 10th के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप सब चाहते हैं कि उसमें 95% से ज़्यादा स्कोर करें। तो मैंने मैथ के प्रैक्टिस के लिए यूपी बोर्ड का अनसॉल्व पेपर स्टार्ट किया है। तो आप सब लोग को उसे बता दूं कि मैंने उस सीरीज़ का नाम रखा है, आप लोगों के सामने रखता हूं उस सीरीज़ का नाम, टारगेट 95 सीरीज। टारगेट 95 सीरीज। इस सीरीज़ का मतलब है कि आप सभी लोगों से यही मेरा कहना है कि आप लोग सभी लोग मैथ में 95 मार्क्स का टारगेट करके चलें। तो आप लोगों को बता दें कि आप सभी लोगों के पास पता होगा कि यूपी बोर्ड में अग्रवाल का अनसॉल्व आप सभी लोगों ने लगभग खरीद ही लिया होगा। बस आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि एक अच्छी प्रैक्टिस की। तो आप लोगों से बता दें कि आप लोगों की यह प्रैक्टिस की टेंशन अब मेरी हुई। आप लोग चैनल में से जुड़िए, अपने इस परिवार से जुड़िए और अपनी एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए ये टारगेट 95 सीरीज को कंटिन्यू देखते रहें और अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को प्रेस ना किया हो तो बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, जिससे कि उसको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर आज ये टारगेट 95 सीरीज़ का पहला लेक्चर है और इसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2020 का सेट 1 यूपी बोर्ड का अनसॉल्व पेपर है ये। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी आप इससे देख सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पे ही है पूरा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, किसी अदर स्टेट बोर्ड से हैं तो भी आप इसको देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इसके सारे आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे ही हैं। सेट 1, इस सेट का कोड है MB। तो चलिए चालू करते हैं। आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा और क्वेश्चन शो कर रहा है, हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 अपॉन 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है कि 1458 अपॉन में 1250 का 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा तो मैं इसका फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में होता है उसके फैक्टर कर लेते हैं। उसके फैक्टर करने के लिए हमें प्राइम फैक्टर करने के लिए इसको 2 से कट करेंगे, फिर 5 से कट होगा 125, फिर 5 से आएगा 25, फिर 5 से आएगा 5 और फिर 5 से आएगा 1। तो हम 1250 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर कितना है, काउंट कर लीजिए इसको, 5 की पावर 4। और हमें पता है कि एक 2 और एक 5 मिलकर क्या बनाते हैं, 10 बनाते हैं। वहाँ पर 5 कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है। हम चाहते हैं 2 को भी 4 टाइम लाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 बार 10 10 10 10 बन जाएगा। उसका मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक काम करेंगे, क्या करेंगे, 1458 अपॉन में 1250 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। अगर अब 2 की पावर 4 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में और 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में। जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1458 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, ऊपर होगा 2 की पावर इंटू में 3। इसको लिख सकते हैं 1458 इंटू में 2 की पावर 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 जीरो। हम लोगों को पता है कि अपॉन में अगर 1 के आगे जितने जीरो होते हैं उतने डिजिट बाद वहाँ पर ऊपर क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, दशमलव लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद होगा, 4 स्थान बाद होगा, 4 स्थान। ये मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लें और अपने मन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आप अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आप अगला क्वेश्चन भी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको उसमें कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे कि जो हमको फिगर शो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे। तो हम लोगों को क्या शो कर रहा है, हम लोगों को कुछ ऐसा ग्राफ शो कर रहा है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, कुछ ऐसा ग्राफ हमारी स्क्रीन पे शो कर रहा है हम लोगों को। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि हमारे कितने जीरोज होंगे। तो इसमें इसका बेसिक बस यही है कि इसमें जीरोज फाइंड करने के लिए
इसमें जीरोस फाइंड करने के लिए हमें देखना होता है कि हमारी जो ग्राफ लाइन है, जो पॉलिनोमियल की ग्राफ लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितने स्थान पे कट कर रही है। तो 1 2 3 4 कितनी जगह कट कर रही है, 4 जगह कट कर रही है, इसलिए इसके जीरोज कितने होंगे, तो जीरोज कितने होंगे, 4 होंगे। जितनी जगह एक्स एक्सिस को लाइन कट करेगी उतने जीरोज होते हैं हमारे पॉलिनोमियल के। तो क्वेश्चन है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE, AB अपॉन में DE इक्वल टू BC अपॉन में EF इक्वल टू AC अपॉन में DF, BC अपॉन में EF इक्वल टू AC अपॉन में DF, AC अपॉन में DF इक्वल टू 4 अपॉन में 9। हमको ये दिया है दो ट्रेंगल हैं ABC और DEF। हमारे पास कोई दो ट्रेंगल हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये दो ट्रेंगल हैं ABC और एक दूसरा ट्रेंगल है DEF। इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो 4:9 है। और हमसे पूछ रहा है ट्रेंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोगों को पता है जब किन्हीं दो ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो क्या आता है, उन साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के इक्वल होता है, उन साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो स्क्वायर कर दीजिए इसका, तो 4 अपॉन में 9 का स्क्वायर, इसका आंसर आएगा 16 अपॉन में 81। आपका यही करेक्ट आंसर होगा, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन आप लोग जैसे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 शो कर रहा है। और हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0। हम यहाँ से पहले थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, हमें इसकी वैल्यू तो निकाल के लानी है, इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो हम इससे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 दे रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा के पास अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1। और tan में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें पता है ये किसकी होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। इसलिए हमें पता है थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो देखेंगे साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 45 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है 45। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 की पावर 4 प्लस कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है 1/√2 की पावर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो 1/√2 की वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, फाइनल आंसर मेरे पास कितना आएगा 1/2। और यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे आसानी से क्वेश्चन हो गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो आप लोग डरे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है पॉइंट 3,4। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है पॉइंट 3,4 की दूरी y अक्ष से ज्ञात कीजिए, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस। तो हमें पता है अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करें तो क्या होगा, हमें इस पॉइंट को ड्रॉ करने के लिए देखना पड़ेगा कि हमें x में कितना चलना पड़ेगा, 1 2 3, हमें x में 3 चलना पड़ेगा, और y में कितना चलना पड़ेगा 4, 1 2 3, और हमें y में कितना चलना पड़ेगा 4, तो 4 1 2 3 1 2 3 4। अगर हम इन दोनों को मीट कराते हैं तो ये जो पॉइंट मिलता है यही क्या है 3,4 है। अब हम इस पॉइंट की अगर y एक्सिस से, और y एक्सिस मेरे पास यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि हमारी y एक्सिस कौन सी है, ये है y एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है x एक्सिस। तो हमें पता है कि इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, ये इस ग्राफ को ही देख के समझ में आ रहा है, ये कितना है 3 यूनिट ही है, 3 यूनिट है। तो हमें बहुत आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा, आंसर हमें पता है कि इसका आंसर क्या आएगा 3 यूनिट आएगा, 3 इकाई। ठीक है, आप अब अगला क्वेश्चन देखें। इसका आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, 52 पत्तों की फेंटी गई ताश में, 52 पत्तों की एक फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसे इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। कह रहा है कि एक 52 पत्तों की ताश है जिसको, वैसे तो आप लोगों के सिलेबस से प्रायिकता को हटाया गया है यूपी बोर्ड से, बट फिर भी एक क्वेश्चन है, मैं इनको कंसिडर करके चल रहा हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है और उससे एक पत्ता निकाला गया है, उस पत्ते की वो जो पत्ता निकाला गया है वो इक्का ना हो उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। अच्छा, हमें पता है कि हमारी गड्डी में, ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, 50 टोटल कार्ड्स होते हैं। इसमें इक्के कितने होते हैं
हमारे पास इसमें इक्के या फिर एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब कह रहा है कि वो एक पत्ता जो निकाला गया है उसकी इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इक्का होने की प्रायिकता पहले देख लेते हैं। तो इक्का होने की प्रायिकता बराबर कितना आ जाएगा, 4/52। इसको कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और ये कितना आएगा 13, तो 1/13। अब हमें उनसे पूछा क्या जा रहा है, इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता। इक्का ना होने की प्रायिकता होता है 1 माइनस इक्का होने की प्रायिकता। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/13, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 13, 13 माइनस 1 इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा 12/13। और यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। तो आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप स्क्रीन पे देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, उसमें कह रहा है के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1, 3x + y = 1 और 2k - 1 इंटू में x प्लस k - 1 इंटू y, k - 1 इंटू में y इक्वल टू 2k + 1। के किस मान के, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए दिए गए युगपत समीकरण 3x + y = 1, 2k - y इंटू में x प्लस k - 1 इंटू में y इक्वल टू 2k + 1 का कोई हल नहीं है, का दिए गए युगपत समीकरणों का कोई हल नहीं है। तो इसको फाइंड सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जब दिए गए समीकरणों का कोई हल ना हो, तब की कंडीशन में हमें पता है कि कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग अपनी कुछ नहीं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है 3/2k - 1 इक्वल टू b1 b2 की वैल्यू पुट कर दो 1/k - 1 डज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। हम इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3/2k - 1 इक्वल टू 1/k - 1। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। ये 2k इधर ट्रांसफर होकर आएगा तो कितना बनेगा 3k - 2k इक्वल टू -1 प्लस 3। तो 3k में 2k गया, कितना बचा k इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास, आंसर हो जाएगा 2। यानी कि k की वैल्यू जब 2 होगी तो इन दोनों समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें कह रहा है चित्र AO/OC इक्वल टू BO/OD इक्वल टू 1/3। आपको एक डायग्राम दिया है, कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया है और इसका नाम दिया है ABOCD। ABO और सॉरी इधर पे आपका C है और इधर पे आपका D है। हमसे यहाँ पे कह रहा है वो क्या आपको गिवन है AO/OC इक्वल टू BO/OD इक्वल टू 1/3। आई थिंक 1/3 दिया है आपको, हाँ 1/3 दिया। और आपको DC की वैल्यू दी है, इस साइड की वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है 1.5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वैल्यू पूछी है उसने AB की वैल्यू फाइंड करो, AB की वैल्यू फाइंड करो। अगर हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, जब हमें पता है कि यहाँ पर ये जो भी डायग्राम है, ये दो ट्रेंगल है, यहाँ पर ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। अगर इनकी दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो और कोई एक एंगल इक्वल हो तो ये क्या होता है, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंगल से इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। तो हमें AB की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि सिंस चूँकि त्रिभुज AOB और एंड त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज हैं। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं तो हम कह सकते हैं AB/DC इक्वल टू AO/OC। तो AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है,
इसकी वैल्यू 1.5 है, 1.5 है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 1/3 है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 0.5, 3 से इसको काटोगे तो 0.5 आएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 सेंटीमीटर, और यही मेरा क्या है आंसर है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों का नोट हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे शो देख पा रहे होंगे, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन। उसमें कह रहा है √3 tan 12 cot 45। क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, √3 tan 12 cot 45 डिग्री इंटू tan 6 cot 60 डिग्री एंड cot 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। हमसे कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि √3 tan 12 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें पता है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, √3 tan 12 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको tan 90 माइनस 78 इंटू में cot 45 इंटू में cot 60 डिग्री इंटू में tan 78 डिग्री। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो √3 इंटू cot 78 डिग्री, इस tan 78 को क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख दें tan 78 डिग्री इंटू cot 45 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। हम अब यहाँ पे देखेंगे √3 cot 70, हमें पता है tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इंटू 1 इंटू cot 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है, इंटू cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है। तो ये पूरा करके आपको आंसर कितना मिलेगा, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 1, जो कि आपका ये क्या है करेक्ट आंसर है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, आप लोग इसमें घबराने की बात नहीं है आपको। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, नोट हो गया होगा आई हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आप सभी को स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और सभी पदों का योग 265 है। क्या कह रहा है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म यानी ए कितना है, प्रथम पद आपका दे रहा है, प्रथम पद 4, अंतिम पद 49 और लास्ट टर्म क्या कह रहा है अंतिम पद यानी कि एल कितना दे रहा है 49 दे रहा है, और सभी पदों का योग कितना दे रहा है, और योग कितना दे रहा है आपको सभी पदों का सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना दे दिया हमको 265। फाइंड करके क्या लाना है, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, हमें n क्या करना है फाइंड करना है। हमें कुछ चीज़ें गिवन है और पदों की संख्या निकालिए। अच्छा, हमें पता है जब n पदों का सम क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में प्रथम पद प्लस अंतिम पद। Sn की वैल्यू आपको पता है ये है 265 इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस में ये कितना है 49 है। तो हमें यहाँ से n इक्वल टू क्या बनेगा, n इक्वल टू बनेगा 265 इंटू में 2 अपॉन में 49 और 4 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और ये 53 से 5 टाइम में कट जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 5 2 जा 10। पदों की संख्या कितनी है 10 है, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इसे जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग 3 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन उसमें कह रहा है 0.666 डैश 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 डैश। इसको क्या करना है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। 0.666 को P/Q के रूप में लिखना है। अगर हम इसको P/Q के रूप में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसको x लेट कर लें, लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। ये सब आप लोग 9th में किए होंगे, तो इसलिए अब इसमें क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में 10 से गुणा मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इक्वल टू ये आएगा 6.666 डैश डैश डैश। ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा 9x इक्वल टू कितना आएगा 6.000। तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 6/9, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 6/9। तो इसको 3 से कट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिलेगी 2/3। तो हम इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 0.666 डैश 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 को 2/3 लिख सकते हैं, और यही इसका क्या है आंसर है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा, वृत्त के व्यास AB के सिरे A -2, -7 तथा B 1, -11
है 1, -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं थर्ड का थर्ड। हम लोग यहाँ पर थर्ड का थर्ड देखें। कह रहा है वृत्त वृत्त का व्यास ए बी, किसी वृत्त का व्यास, माना ये एक वृत्त है और इसका व्यास ये क्या है, ए बी है, और यहाँ पर क्या है, इसका सेंटर है। यहाँ पर अगर इसका सेंटर है तो वृत्त ए बी जिसका व्यास, एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, उसके दोनों सिरों के निर्देशांक हमको दे दिए हैं। वो निर्देशांक क्या दिए हैं, -2, -7, -2, -7, और दूसरा निर्देशांक आपको दिया है 1, -11। बी के निर्देशांक दिए 1, -11। अब हमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या कितनी होगी। हमसे त्रिज्या पूछ रहा है, मतलब ओ बी की पूछ रहा है। हमने त्रिज्या क्या लेट कर ली, हमसे पूछ रहा है इसकी त्रिज्या और ओ बिंदु के निर्देशांक। हमको पता है कि किसी वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र के निर्देशांक पूछ रहा है, तो जो केंद्र होता है, केंद्र क्या है, वो व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो हमें पता है मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए, तो ओ के पॉइंट निकालने के लिए हमने लेट कर लिया इसके निर्देशांक जो है x, y हैं। तो अगर ओ के निर्देशांक अगर हमें निकालने हैं x, y, तो हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, y1 प्लस में y2 अपॉन में 2। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पर। x1 की वैल्यू कितनी है, -2, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू कितनी है, -7, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -11 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 में 1 गया, -1 बचा, -1/2, -1/2, -7, -11 कितना होता है, -18 होता है। तो -18 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, -9 बचेगा, -18/2 यानी कि -9। हमें इसके निर्देशांक आ गए हैं। अगर हमें इसके निर्देशांक आ गए हैं तो एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हमसे दूसरा क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या पूछ रहा है। इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम ए बी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ए बी में हम लोग क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो आप लोग इधर देखिए, हम ए बी में क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो हमें ए बी इक्वल टू, हमें डिस्टेंस फार्मूला सबसे अच्छा पता है, आप लोगों को भी पता होगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू आप देखो कितनी है, 1 है। तो 1 माइनस कितना हो गया, +2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -11 है, माइनस प्लस हो गया कितना, ये y1 की वैल्यू कितनी है, 7 का होल स्क्वायर। 2 और 1 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, 9, प्लस -11 में 7 गया, कितना बचेगा, -4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ये कितना हो गया, √25। इसलिए हम ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर। अगर हमारी ए बी आ गई है, यानी कि पूरा व्यास आ गया 5 सेंटीमीटर। तुमसे रेडियस पूछ रहा है, हमसे पूछा क्या गया है, ओ बी इक्वल टू पूछा गया। तो ओ बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में 2। तो हम कह सकते हैं आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। और ये भी मेरा क्या आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और बचा है थर्ड का, वो भी देख लेते हैं। थर्ड का फोर्थ देखने के लिए आप देखेंगे कि थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। कह रहा होगा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं आपसे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, एक वृत्त है, इसकी 10 सेंटीमीटर वृत्त की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, ये कितनी दे रही है, आर कितनी दे रही है, 10 सेंटीमीटर। इसकी कोई एक जीवा हमने लेट कर ली, ये कोई एक इसकी जीवा ए बी है। एक कॉर्ड है ए बी किसी सर्कल की जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वो सेंटर पे एंगल कितना बनाती है, 90 डिग्री। तो ये जो सेंटर पे वो एंगल बना रही है वो कितने डिग्री का बना रही है, ये एंगल 90 डिग्री का है उसका, ये 90 डिग्री का बना रही है। अच्छा, ये पॉइंट अगर ओ ले लें सेंटर को, तो ओ ये क्या है, रेडियस ही तो है, तो ये कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ओ भी क्या है, रेडियस ही तो है, ये भी हो जाएगी कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये ट्रायंगल कैसा बन गया, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमसे पूछ रहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हमने सेटेड किया, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से तो हम क्या लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अगर हमें ये निकालना है तो हमें देखना पड़ेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, और त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम इसको क्या लगा सकते हैं, 1/2 बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट, बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो पाई की वैल्यू पाई रहने दो अभी, अपॉन में आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, इसको 10 कर दो, इंटू में 10 कर दो, इंटू में थीटा कितना बनना है, 90 बनना है, अपॉन में 360।
360 कितना हो जाएगा? अच्छा हम ये कह सकते हैं जो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इसको ले सकते हैं क्योंकि थीटा वैल्यू 90 होगी। 90 पुट करेंगे तो कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का 1/2, बेस भी 10 और हाइट भी कितनी आ गई इसकी 10, क्योंकि 90 के सामने वाली ए बी जो साइड होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी हाइपोटेनस यानी कर्व हो जाएगी, और बाकी बची दोनों साइड में से एक क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, यानी कि हाइट हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, पाई आर की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू में 10 अपॉन में 4 माइनस इसको कट करोगे तो कितना आएगा? उसको कट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? उसको भी ऐसे रहने दो, 10 इंटू में 10 अपॉन में 2, ऊपर से देखो 100 कॉमन आ रहा है, 100 को क्या ले लो? कॉमन, और नीचे क्या बचेगा? पाई/4 माइनस का 1/2, तो एलसीएम आएगा 4, तो यहाँ बचेगा पाई माइनस का, इधर एलसीएम आया 4, पाई माइनस का 2। अब यहाँ पे देखेंगे 25 और ब्रैकेट में पाई की वैल्यू होती है 3.14 माइनस का 2, तो हो जाएगा 25 इंटू में 1.14, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 4 जा 100, 100 का 0 कैरी आया 10, 25 बन जा 25 और 10 कितना हो जाएगा? 35 के 5 कैरी आया कितना? 3, 25 बन जा 25 और 3 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, क्या आंसर इसका सही आ रहा है? इसका आंसर चेक करने के लिए आप बस अब इस क्वेश्चन को नोट करिए, मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ क्या इसका आंसर सही आ रहा है। हाँ, अपना आंसर सही आ रहा है, और आप बुक में आपको इतना ही आंसर दिया है, बुक में तो आपको ऐसे ही लिख के छोड़ दिया गया है अनसॉल्व में, 25 पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, और ये इसका क्या है? आंसर है, ये इसका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को स्क्रीन पे शो कर गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का 1। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 1 स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसमें कह रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का HCF निकालो, मासापा निकालो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 और 576 का क्या निकालो? HCF निकालो। तो हमें पता है यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें बड़े वाले नंबर को पता करना होता है। बड़े वाले नंबर को लिखेंगे, उसमें छोटे वाले नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम जाएगा। कितना आएगा? 426 से डिवाइड करेंगे, 426 क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 6 में 6 गया 0, 7 में 2 गया 5, 5 में 4 गया 1, 150 आया। अब इस 150 से 426 को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 2 टाइम जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? 126 बचेगा। इस 126 से हम 150 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा और आएगा 126, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 4 में 2 गया 2, 24 से 126 को डिवाइड करेंगे, इसको देखेंगे 6 टाइम देखते हैं, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 टाइम नहीं जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, 20 का 0 0 कैरी आया 2, 5 2 जा 10 और 2 12, कितना बचेगा? 120 माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा 6, और 6 से अब क्या करेंगे? इस 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना है? 6 4 जा 24, और हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया? 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 आता है, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम में क्या होता है? सबसे पहले बड़े वाले नंबर को देखते हैं, उसमें छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उस रिमाइंडर से पहले वाले डिवीजन में यानी पहले वाले भाजक में भाग देते हैं। फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फिर उस रिमाइंडर से शेषफल से उसके जस्ट ऊपर वाले भाजक में भाग देते हैं। यही प्रोसेस करते आते हैं। कब तक करते हैं? जब तक हमें शेषफल 0 ना मिल जाए, और शेषफल जैसे 0 मिलता है तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाजक होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला जो भाजक होता है वही क्या होता है? हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं HCF इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप इसे नोट कर लें। नोट हो गया होगा। 4th के सेकंड में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है बिंदुओं सिद्ध कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिद्ध कीजिए cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45, cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 इंटू में आपसे कह रहा है sin 90 cos 60, sin 90 cos 60 माइनस cos 45 इक्वल टू 7/4। ये प्रूव करके लाना है। हम सबसे पहले यहाँ पे LHS ले लेते हैं। हम यहाँ पे LHS को लेके सॉल्व करेंगे। तो LHS क्या है? हमारे पास LHS ये इतना है, 7/4 लाना है इसको सॉल्व करके। अगर इसको cos 0 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आएगा? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और प्लस में क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। अगर हम इतनी वैल्यू को अलग लिख लें और 1/√2 को अलग लिख लें, इसी तरह यहाँ पे करेंगे sin 90 को 1 लिख लें sin 90 प्लस cos 60 होगा, sin 90 प्लस cos 60, यहाँ पे प्लस है तो प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, और माइनस का cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अच्छा, हम इन दोनों ब्रैकेट में देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या है? a, अगर इसको हम a लेट कर लें तो a प्लस इसको अगर b लेट कर लें तो a प्लस b के फॉर्मेट बनना है। तो ये भी तो देखो a की ही वैल्यू है, तो a और ये क्या है? b है,
और यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मेट बनना है। तो जब कभी इस तरह का कोई फार्मूला बनता है कि यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हो, तो उसे क्या कह देते हैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको भी क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर यानी कि 1 + 1/2 कितना आएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, एलसीएम आएगा 4, तो 9 माइनस 2 2 जा 4 2, रिजल्ट कितना आ गया 7/4। यही क्या हो गया, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड भी हमें कोई बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हमसे इजीली, बस आज हम लोग अपना यहीं तक रखते हैं, टाइम हो गया है। तो अब हम लोग कल मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि ये वीडियो हम आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें और आप लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाए। अगर आप लोग ऐसे जुड़े रहें तो आप लोगों का यह प्यार हमें सीरीज कंप्लीट करने में बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके 95% मार्क्स, मैथ में 95% मार्क्स लाने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। आप बस हमारे साथ मेहनत करते रहिए। तो चलिए अब आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।